जो कानून ये एतबार से मेरी थी, अब मैंने ये सोसाइटी को किराए पे दे दी। अब उसे बाबू को इस बात से तकलीफ यूँ होती थी कि उसकी जो है ना आमदनी बंद हो जाती थी, क्योंकि बाबू को भी तो कुछ ना कुछ मिला करता था ना। दीनियात हमने शुरू में इंग्लिश में लगाई थी, भूत सवार था इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, लेकिन तजर्बे से ये पता चला कि वो बच्चा समझ तो कुछ न रिया, बस उसने रटा और टीचर ने भी रटवा दिया और उसके बाद एग्जाम में लिख के आया, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। उन्हें पास पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोसाइटी के मकासद में शामिल किया जा सकता है वो कर लीजिएगा, क्योंकि पहली मर्तबा जो है जो सोसाइटी के मकासद शामिल हो जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बाद में जो है ना वो सोसाइटी की मीटिंग होगी, उसका प्रपोज़ल पेश होगा, फिर वो दोबारा से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, तो उसमें बहरहाल थोड़ी सी जहमत होती है। दायरा वसी करने में आपको कुछ नहीं, आप जितना चाहे दायरा वसी कर लीजिए उसमें। तो ये सोसाइटी होती है। वैसे एक ट्रस्ट भी होता है। ट्रस्ट जो है आपके अपने घर के 3-4 मेंबर्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन सोसाइटी में ब्लड रिलेशन कोई नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, भतीजा, भांजा, भाभी, ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, ये इसमें हिंदुस्तानी कवानीन के एतबार से ब्लड रिलेशन में नहीं आते हैं। यानी भतीजा और चचा जो है वो सोसाइटी में हो सकता है, और इसी तरह से मामू भांजे भी हो सकते हैं, भले ये खूनी रिश्ते हैं लेकिन सोसाइटी में हो सकते हैं। जैसे देवर भावज भी हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। और ट्रस्ट में तो जाहिर है कि मियाँ बीवी ट्रस्ट बना सकते हैं। तो पहले ट्रस्ट भी स्कूल चलाया करती थी। अब जो यूपी बोर्ड का जो नया निज़ाम है, ये 4-5 साल से आया है, अब ट्रस्ट स्कूल नहीं चला सकती, वो सोसाइटी ही स्कूल चलाएगी। हाँ, कॉलेज अभी भी चला सकती है, डेंटल कॉलेज चला सकती है, मेडिकल कॉलेज चला सकती है, क्या ट्रस्ट ये सारी चीज़ें चला सकती हैं, लेकिन स्कूल चलाने के लिए सोसाइटी दरकार है। और सोसाइटी का दायरा वसी होता है, जहन में रखिएगा। सोसाइटी के मेंबर्स को पावर होती है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैं हूँ, मैं सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे 11 मेंबर हैं। 10 मेंबर अगर या मेजॉरिटी अगर एक जगह खड़ी हो जाए तो मुझे जब चाहे इस पोस्ट से हटा सकती है। समझ रहे हैं ना बात? जब चाहे मुझे इस पोस्ट से हटा सकती है और कोई दूसरा मुंतखब कर सकती है। तो सोसाइटी में बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। ट्रस्ट में इतने मोहतात की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट जब एक बार बन गई वो दायमी हो गई, उसका रिन्यूअल नहीं होता ट्रस्ट का। लेकिन सोसाइटी का हर 5 साल में रिन्यूअल होता है। सोसाइटी का हर 5 साल में रिन्यूअल होता है। ये मैंने मोटी बातें बताई ताकि आपके मालूमात में हो। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये मिशन है कि आप लोग अपने अपने इलाकों के अंदर स्कूल कायम करें। देखिए इस वक्त जो है जो नस्ल जो जा रही है वो स्कूलों में जा रही, मदारिस में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पे मैं शहर संभल से ताल्लुक़ रखता हूँ। शहर संभल में ऐसे कई मदारिस हैं जिनका क़याम जो है वो 100 साल पहले हुआ था। यानी 120 साल, 125 साल, 130 साल उनके क़याम को हो गया। लेकिन लोकल बच्चे परमानेंट, एक तो वो जो असर के बाद आते हैं या मगरिब के बाद आते हैं नाजरा पढ़ने के लिए या दीनी तरबियत के लिए, उनकी बात नहीं। जो परमानेंट बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी मदरसे में परमानेंट बच्चों की तादाद लोकल, समझ रहे हैं ना बात? यानी वो लोग जो आलिम बनने हैं, आलिम के बाद आगे दारुम जाएंगे या किसी बड़े इदारे में जाएंगे, किसी इदारे में 20 से ज़्यादा नहीं है। कुछ लड़कियों के मदारिस तो हैं, लड़कियों के मदारिस तो हैं जिसमें लोकल बच्चों की तादाद ठीक ठाक है, लेकिन लड़कों के मदारिस में कहीं भी लोकल बच्चों की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? स्कूल भेज रहे हैं। अब संभल 80% मुस्लिम आबादी है, 80% मुस्लिम आबादी। सबसे बड़े स्कूल कौन से हैं? बाल विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर। इनमें दोनों स्कूलों में 3-3.5 हज़ार स्टूडेंट हर एक में हैं। यानी 3-3.5 हज़ार इसमें हैं और 3-3.5 हज़ार उसमें हैं। और ये दोनों स्कूल यानी इनका बुनियादी मकसद तिजारत नहीं है, ये एजेंडे के स्कूल हैं और एजेंडे के तहत कायम है। अब
80% मुस्लिम आबादी, 80% मुस्लिम स्टूडेंट, एक भी हसरियन मुस्लिम टीचर नहीं है, एक भी हसरियन मुस्लिम टीचर नहीं है। 30-40 साल इस स्कूल को कायम होते हुए हो गए, और जब असेंबली होती है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, जब असेंबली होती है तो तकरीबन 8-10 फुट लंबी और 4-5 फुट चौड़ी मूर्ति सामने रखी जाती, दुआ में सामने, और सारे बच्चे इस तरह से खड़े होते हैं। ये रोज़ाना का मामूल है। और जब कोई त्यौहार आता है, जैसे दीपावली का मौका है या कोई दूसरा मौका है, तो उसमें पूरा मजहबी रंग जो है उनको उड़ाया जाता है, जिसका कहते हैं कि अपना कल्चर वो थोपते हैं। तो ये 2 स्कूलों की बात बताई, जो बाल विद्या मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर है, और संभल के आज भी सबसे बड़े स्कूल है। हालांकि जो उनका गिराफ था, जिस तेज़ी से बढ़ रहा था, उसमें अब रुकावट आ गई है। यानी बच्चों की तादाद उसमें ऐसे बढ़ रही थी, अब ऐसे नहीं बढ़ रही, अब उनका ग्राफ यूँ हो गया, थोड़ा सा झुकना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ अलीग बिरादरी, कुछ जामिया बिरादरी, और मैं भी बहरहाल उसमें शामिल हूँ कास्मी हैसियत से, कि अब हमने वहाँ पर कुछ इदारे कायम किए हैं। हालांकि हमारे अपनों ने जो इदारे कायम किए हैं, उसमें गैरों के नक्शे कदम पर ही वो अपनी कामयाबी समझते हैं। मिसाल के तौर पे शायद ही कोई स्कूल होगा जिसमें अबाए के साथ जो है वो टीचर पढ़ाती है, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये मेरे स्कूल में होता है। हालांकि इस पर भी कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन जो है हमें ये देखना होगा कि हमारे शहर के अंदर हम अगर अपने निज़ाम को नाफिज करना चाहेंगे 100%, और अभी हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम जो चाहें मैं शर्त रख लें और बच्चा उसी शर्त के मुताबिक आ जाएगा। मसलन मैं एक शर्त लगा दूं कि टोपी ओढ़ना ज़रूरी है हमारे स्कूल के अंदर, तो बहुत मुमकिन है कि वो बच्चे जो मेरे यहाँ आ रहे हैं वो ना आए, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो हदफ है, वो हदफ ये है कि वो बच्चे जो बाल विद्या मंदिर जा रहे हैं, वो बच्चे जो सरस्वती शिशु मंदिर जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं रोकूं, मेरा हदफ ये है। इस वजह से बाज़ जगहों पर मैं कंप्रोमाइज़ भी करता हूँ, समझ ना बात। लेकिन कंप्रोमाइज़ ऐसा नहीं है कि हलाल हराम का मामला हो, कहीं ना कहीं वो किसी आलिम का नुक्ता ज़रूर हो, नुक्ते नज़र ज़रूर होगा, समझ रहे ना बात। जैसे मिसाल के तौर पे चेहरे के निकाब का मसला है, मेरे यहाँ स्टाफ जो है पूरे अबाए में रहती है, चेहरा उनका खुला हुआ रहता है, लेकिन ये वो एक इख्तिलाफी मसला है जिसमें जो है यानी ज़माने कदीम से इख्तिलाफ चला है। हालांकि मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मेरा मौक़िफ़ वही है जो हमारे उलमा हज़रात का है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं कहीं कंप्रोमाइज़ करता हूँ तो सिर्फ ऐसी जगह पर करता हूँ। हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि वो बच्चे जो बाल विद्या मंदिर जा रहे हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर जा रहे हैं, एक नस्ल के बाद, यानी एक बच्चा नर्सरी क्लास से गया, 15 साल पढ़ के वहाँ से निकला, या LKG में गया 14 साल पढ़ के निकला, UKG में गया 13 साल पढ़ के निकला, फर्स्ट क्लास में गया तो 12 साल पढ़ के चला। जब 12 साल एक कल्चर के अंदर रहेगा, वो बच्चा तो अभी बच जाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप जो हैं वो दीनदार हैं या उनके माँ बाप की तरबियत ठीक हुई है, वो बच्चा तो अभी बच जाएगा ईमान के एतबार से। लेकिन इस बच्चे की जो नस्ल आएगी ना पढ़ने के लिए, वो नहीं बच सकती, वो नहीं बच सकती। और ये दूसरी नस्ल कोई 50 साल के बाद नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चा है जो अभी फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में है, अब वो 12 करेगा तो 10-12 साल लगेंगे, अब उसके बाद 5 साल और पढ़ लेगा, 7 साल पढ़ लेगा, 10 साल पढ़ लेगा, तो उसकी 20 साल में औलाद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो 20 साल में नई नस्ल आ जाएगी, 20 साल में जो है वो नई नस्ल आ जाएगी। तो ये नई नस्ल जो है फिर महफूज रह जाए बहुत मुश्किल का। तो इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने इलाक़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कायम किए। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ भी हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम किया गया, उन्होंने इस बात पर उम्मत मुस्लिमा को आमादा किया, उनसे कहा, उनका ये पैगाम है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्कूल व कॉलेजेस कायम किए जाएँ। और इसी तरह से हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी मौक़िफ़ यही था कि स्कूल और कॉलेजेस का क़याम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। आज जमीयत उलमा हिंद का भी मौक़िफ़ यही है। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू का भी बयान
एक साल के अंदर मुतअद्दिद मरतबा आ चुका है कि हम अपने स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा कायम करें। भले ही हम 100% दीनी तरबियत ना कर सकें, लेकिन कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि नस्ल को तो बचा लेंगे। भाई नस्ल को बचा लेंगे भाई। हम ना दे सकें 100% दीनी तरबियत, ना उड़ा सकें टोपी, ना जो है वो उसको मुत्तकी बना सकें या ना उसको तहज्जुद गुजार बना सकें, लेकिन गैरों के कल्चर से बचा के एक नस्ल तो कम से कम हम बचा लेंगे। तो इस वजह से ज़रूरत है हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कायम करें। अब मैंने जो स्कूल कायम किया, पहले नूर पब्लिक स्कूल ये क़याम था, आपको बता दिया कि ये मेरी जगह पर क़याम है, यानी मेरे बाप दादा की जगह है, जो कानूनी एतबार से मेरी थी। अब मैंने ये सोसाइटी को किराए पे दे दी है, चूँकि मेरी जगह पे स्कूल कायम नहीं हो सकता, मंजूर नहीं हो सकता, तो मैंने ये 25 साल के लिए सोसाइटी पे किराए को दे रखी है। यानी सोसाइटी की मेजॉरिटी अगर जब चाहे मुझे हटा दे और जब चाहे मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि मेरा घर भी उसी के अंदर शामिल है। अब मेरी अहलिया से भी जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है जो नोक झोंक होती रहती हैं, चूँकि घर का अक्सर हिस्सा जो है या आधा हिस्सा जो है अब स्कूल में शामिल हो चुका है। यानी 250 गज़ का जो घर बना था, हमारे भाई साहब ने जो बनाया था, उसमें सिर्फ 2 कमरे, एक हाल और एक किचन और एक बाथरूम रह गए, बाकी सब स्कूल में शामिल हो गए। छत तो पूरी है ही स्कूल के अंदर, ज़ाहिर उसमें तो क्लासरूम बन गए हैं। तो बहरहाल ये नूर पब्लिक स्कूल था। अब हमने पहले 3rd क्लास तक स्कूल खोला, 6 क्लासरूम बनाए थे शुरू में, 3rd क्लास तक स्कूल खोला था। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी स्कूल 8 क्लास तक या 5 तक मत खोलिएगा, कभी कामयाब नहीं होने का। हमने अपनी आंखों से देख लिए, जो हमारे साथ या हमारे बाद में या हमसे पहले कायम हुए, तो उन्होंने एकदम छलांग आट की मारी, कभी कामयाब नहीं होने का। जब हमने स्कूल का इनॉग्रेशन किया था, उसमें जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ़ लाए थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि स्कूल 3rd तक ही खोला जाए। बोले मैंने भी 3 स्कूल कायम किए हैं, 3rd तक ही स्कूल खोला जाए, यही बच्चा ऊपर जाएगा। और यही 6 क्लास जो हमने बनाए हैं, यही स्कूल की इमारत आगे बढ़वाते रहेंगे। अब 6 क्लास रियाज वालों के ताबुन से बना, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन 6 क्लासों की वजह से आज 16 क्लासरूम उस अन्नूर पब्लिक के अंदर मौजूद है। यानी उसमें मेरे घर के ख़र्चे भी चल रहे हैं और 16 क्लासरूम भी अल्लाह ताला ने बनवा दिए, और पूरा फर्नीचर 100% न्यू बनवाया। यानी पूरे स्कूल के अंदर कहीं भी ना पुरानी टेबल है, ना पुरानी चेयर है, ना कहीं भी पुराना जो है बोर्ड है, सब नया अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फर्निश जो है ना हमने सारा फर्नीचर डाला है। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बरकत दी है। तो आप जब भी स्कूल खोलें 3rd तक खोलें। अब हमने 3rd तक खोला था, हमारा बच्चा 4th में आया, 4th से 5th में आया, 5th में 6th में आया। अब जो सेशन शुरू हुआ है, हमारा बच्चा 7th में आ गया। अगरचे मान्यता जो हमने ली है, मंजूरी 8 तक ले रखी है। अब मंजूरी पहले हमने प्राइमरी की ली और फ़ौरन ही हमने मिडिल की ले ली, उसके बाद हमने अलकलम की भी ले ली। तो ये भी आपको बतला दूँ कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। पूरे संबल शहर के अंदर 2 साल में एक भी स्कूल को मंजूरी नहीं मिली है, और पूरे ज़िले संबल के अंदर 2 या 3 स्कूल और हैं। पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ 2-3 स्कूल ऐसे हैं जिनको और मंजूरी मिली, उसमें भी कोई भी एक मुस्लिम स्कूल नहीं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ऊपर, अल्लाह के करम के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एक तन्हा सा बशर हूँ, तन्हा सा आदमी हूँ, छोटे सा जिस्म वाला हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ख़ास फ़ज़ल का मामला किया है कि जहाँ भी कोई रुकावट आ सकती है रुकावट, लेकिन जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद खुद ही वो रुकावट दूर हो गई। जब हम इस अन्नूर पब्लिक स्कूल की मंजूरी के लिए हमने फ़ाइल लगाई, तो पहले क्या हुआ करता था, ये मंजूरी जो है ऑफ़लाइन हुआ करती थी, फ़ाइल जमा हुआ करती थी, और ये फ़ाइल बड़े बाबू के पास रहा करती थी, उसकी अलमारी में रहा करती थी। एक पेपर इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, एक लिफाफा दे दो, वो जब भी मंजूरी मिल जाती थी। समझ रहे हैं ना बात? 2-4 पेपर नहीं है तब भी मिल जाया करती थी, लेकिन अब नहीं, अब सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अब जो हम एप्लीकेशन लगाते हैं, जिस तरह से BSA देख रहा है, बड़ा बाबू देख रहा है, वैसे लखनऊ में भी देखी जा रही है वो फ़ाइल। ये जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वो सब देखते हैं फ़ाइल के अंदर। इसलिए अब कोई भी स्कूल की मंजूरी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की सूरत में नहीं हो सकती। डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है NOC,
एनओसी का मतलब ये होता है कि इस बिल्डिंग में, इस इमारत में स्कूल चल सकता है। पहले क्या हुआ करता था कि जहां आपकी सेटिंग सही बनी, जहां आपका सोर्स मौजूद हुआ, म्यूनसिपैलिटी में या पीडब्ल्यूडी में या किसी तीसरे डिपार्टमेंट में, वहां गए और वहां से बनवाया और लगा दिया, मंजूरी मिल जाती थी। लेकिन अब 2-3 साल से डीएम साहब कमेटी बनाती हैं वो कमेटी आके इंस्पेक्शन करती है स्कूल का, फिर सर्टिफिकेट देती है एनओसी की। हमारे सामने जो कमेटी बनी थी उसमें एक वर्मा साहब थे, एक शर्मा साहब थे। समझ रहे हैं ना बात? अब आप समझ लीजिए मैं कितना परेशान होऊंगा दोनों से। यानी संभल ज़िला ज़रूर है, सारे चक्कर हमें बेजोई के लगाने पड़ते हैं जो 28 किलोमीटर दूर हैं। 6 महीने तक यानी मैं इतने चक्कर लगाएं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने बेजोई के चक्कर लगा लिए सिर्फ एनओसी के चक्कर में। उस चक्कर की वजह से, बार बार जाने की वजह से, जो इन अधिकारियों का जो बाबू था उससे भी मेरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभार संभल की मिठाई ले गया, कभी बार कुछ ले गया, उससे भी दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझसे एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कही कि ये देगा नहीं, ये तुम्हें देगा नहीं। बोले इसने किसी को दिया ही नहीं है। अब उसे बाबू को इस बात से तकलीफ़ यूँ होती थी कि उसकी जो है ना आमदनी बंद हो जाती थी, क्योंकि बाबू को भी तो कुछ ना कुछ मिला करता था ना। तो वो भी नाखुश था इस बात से कि ये, यानी गाली बक के कहा करता था कि ये देने के ना है तुझे। जब मैंने ये समझ लिया कि ये नहीं देगा, तो फिर मैंने एक सहारा लिया, और एक ही बार सहारा लिया, वो डॉक्टर शफीकुर रहमान पाक साहब का। और मैं उनके पास गया, उन्होंने उसको फ़ोन किया, नंबर वगैरह मेरे पास था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दीजिएगा। मैं अभी वहाँ बैठा हुआ ही था कि उसका दोबारा फ़ोन आ गया, और वो पीए साहब ने डॉक्टर साहब को दिया कि भाई वो फिर दोबारा फ़ोन आ गया उनका। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं समझ गया कि अब चूँकि इसका चैनल खुल गया एमपी साहब से, तो ये अपना कोई मुद्दा लेके आएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो शाम का 6 बजे का वक्त हो गया। मेरा जो अब बाप दादा वाला मकान है वो डॉक्टर बर्क हो रही है, बस इतना फासला होगा जितना ये है। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम अपने भैया के आके बैठ जाइयो, जब वो आएगा तो ये जो हवारी है हमारे, ये तुम्हें फ़ोन कर देंगे, तुम आ जाइयो पहले हाथ पे। समझ रहे हैं ना बात? पहले तुम अपना मुद्दा पेश कर दियो, कबल इसके कि वो मुद्दा अपना पेश करें। तो बहरहाल ऐसे ही हुआ। 6 बजे वो आया, उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया जो हवारी थे, मैं फ़ौरन पहुँच गया। पहुँचने के बाद जो है डॉक्टर साहब ने कहा तो कोई जो विंडो के सामने जो दीवार नज़र आ रही है ये इनकी है, और ये हर हाल में देनी तुमको मंजूरी। ठीक है, ज़रा कल को भेज दियो। मैं कल गया तो फिर कल हाथ ना आया, फिर परसों गया फिर हाथ नहीं। हाथ आना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं ना बात? हाथ आ गया, बहरहाल सर्टिफिकेट बना, सर्टिफिकेट लेके बीएसए ऑफिस पहुंचा। अब तो को बीएसए में कैसे कैसे काम होते हैं। अब मैं जब बड़े बाबू के पास गया, बोले बड़ा बाबू ऐसे नहीं मिलेगा, पहले के डाक पे चढ़ेगा, पोस्ट पे चढ़ेगा, ये तब मेरे पास आएगा। अब मैं पोस्ट पे लेके गया तो पोस्ट वो डाकिया जो है चढ़ाने के लिए तैयार ना है। उसने कहा कि जो है ना वो लिफाफा चाहिए, तो उसे भी लिफाफा दिया। तब वो चढ़ाया, तब वो बड़े बाबू के पास पहुंचा। जब उसे खोल के देखा गया तो उसमें एक लफ्ज़ उसने लिख दिया था आंशिक, यानी सारे शराइत को पूरा नहीं करता, कुछ शराइत को पूरा करता है, कुछ शराइत को पूरा नहीं करता। उन्होंने मना कर दिया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे स्कूल की मंजूरी नहीं मिल सकती। मैं बख्श साहब के पास फिर आया, बख्श साहब ने फिर उसको फ़ोन किया और ये जुमला बोला कि भाई एहसान करना है तो पूरा ही करो, इससे क्या फ़ायदा हुआ जो एक्सेप्ट ही ना है। तो फिर तो बहरहाल मुझे दोबारा बुलाया, वो भी दोबारा पहले राउंड में तो हाथ आने का ना है, वो 2-3 चक्कर लगाए। हालांकि फ़ोन नंबर भी था, वो कह दिया करता था आ जाओ, फिर नहीं आ रहा, क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूँगा। लेकिन बहरहाल उसके बाद सर्टिफिकेट मिला और मंजूरी मुझको मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ौरन ही मैंने मेडल की लगा दी। मैंने कि अगर कोई भी रुकावट आएगी तो यह अभी मौजूद है, दूसरा पता ना कौन आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइमरी की भी और मिडिल की भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि ये जो जगह है 600 गज की जगह जो है, इस पर सीबीएसई मंजूर नहीं हो सकता। सीबीएसई के लिए जो है 8000 स्क्वायर मीटर ज़रूरत हुआ करती है। 6000 स्क्वायर मीटर पे भी जगह इजाज़त मिल सकती है, लेकिन उस सूरत में जो क्लास सेक्शंस होते हैं ना ABCD, उसको महदूद कर दिया जाता है। तो अगर कोई साहब सीबीएसई स्कूल बनाना चाहते हैं तो ये जहन में रखिएगा कि 6000 स्क्वायर मीटर से कम ना हो और 8000 स्क्वायर मीटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है,
कलकत्ता है या लखनऊ है, इस नौइयत के अगर बड़े शहर हैं तो वहाँ 4000 स्क्वायर मीटर पे भी स्कूल मंजूर हो सकता है, या हिल स्टेशन है जहाँ पर जगह की किल्लत है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई CBSE स्कूल खोलना चाहे तो वो 8000 स्क्वायर मीटर जगह ले। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि जगह ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे 4-5 हज़ार स्क्वायर मीटर, स्कूल बनाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जो है फाइल लगी, फाइल लगने के बाद वो 8000 स्क्वायर मीटर नहीं है, वो मना कर गया, अब जगह ख़रीदने बैठने हैं। समझ रहे हैं ना बात। वो जगह वाला जो बेच रिया है वो बजाय 4 रुपये के 40 रुपये मांगे फिर। तो इस वजह से कभी भी हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक 8000 स्क्वायर मीटर पूरी ना हो जाए जगह। ये अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। अब हम स्कूल में करते क्या हैं, ठीक है। स्कूल मिसाल के तौर पे 7 बजे जो शुरू होता है, जैसे अभी जो शुरू हो रहा था छुट्टी से पहले, मैं 6:30 बजे गेट पे खड़ा होता हूँ। ये मेरा मामूल है, 6:30 बजे गेट पे खड़ा होता हूँ। कोई बच्चा बगैर मेरे मुसाफे के दाखिल नहीं हो सकता, और टीचर बगैर ये देखे हुए कि मौलाना खड़े हुए हैं दाखिल नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना बात। तो इस वजह से टीचर का टाइम पे आना हर हाल में ज़रूरी है। भाई कभी कभार ताख़ीर हो सकती है, लेकिन एक दिन अगर ताख़ीर हो गई तो दूसरे दिन 1 अलार्म नहीं 4 अलार्म लगेंगे। समझ रहे हैं ना बात, कि मुझे आज वक्त पे पहुंचना है। तो मेरा ये मामूल है कि मैं बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा होता हूं। अब उसके बाद चूँकि अब 2 स्कूल हो गए हैं, एक अलकलम है। अलकलम की बात भी बता दूं कि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न है किस हिसाब ने जगह दे रखी है। नहीं, ये जगह एक दूसरी पार्टी की है और इसमें पैसा किसी तीसरी पार्टी का लगा है। यानी गोया कि उसमें 3 शरीक हैं। स्कूल हमारा है सोसाइटी का, जगह सोसाइटी ने किराए पे ली है। वही 27 साल के लिए मैंने आपको बताया, और ये किरायानामा बाकायदा तहसील पे बनता है, और इसके स्टाम्प पेपर जैसे बैनामा की शक्ल होती है बिल्कुल सेम वही शक्ल होती है, वही शक्ल होती है। तो वो जगह हमारी सोसाइटी ने एक साहब से किराए पे ली और वो इसके शरीक हैं, और तीसरी पार्टी ने पैसा लगाया। एक साहब ने जो हमारे रियाज में मुकीम हैं, उन्होंने कॉलेज की जगह देने के लिए वादा किया है, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ असल में डॉक्यूमेंट के इश्यूज़ आ गए हैं। डॉक्यूमेंट के इश्यूज़ का मतलब ये है कि उसके जो कागजात हैं उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, जिसकी वजह से वो रुका हुआ है मामला। इन्वेस्टर मेरे पास तैयार हैं 3-3 करोड़ रुपए लगाने के लिए भी। क्यों? क्योंकि अब सिक्का राइजुल वक्त है। उन्हें मालूम है कि नूर भी कामयाब हो गया, अलकलम भी कामयाब हो गया, और इतना भरा कि जो है ना उसमें जगह ही नहीं है। समझते हैं ना बात। तो इसलिए ज़ाहिर है इन्वेस्टर तो ये देखता है, पैसा लगाने वाला तो ये देखता है कि भाई चल जाएगा नहीं चलेगा। जब उन्हें मालूम है 2 चल गए तो तीसरा भी चलेगा। तो कई इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए मेरे पास तैयार हैं, लेकिन इन साहब की तरफ से ऑफ़र ये था कि मैं ये लिवजिल्ला कौम के लिए दे दूँगा। इसलिए हमने जो है अब तक ये इंतज़ार किया था कि जगह मिल जाए। अच्छा, एक इंतज़ार की वजह ये भी थी कि चूँकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो दोनों स्कूल हैं कानूनी एतबार से मजबूत हो जाएँ। क्योंकि अब हम जब जैसे ही बाहर कदम निकालेंगे तो अभी तो हम छुपे रुस्तम हैं, अपने मोहल्ले के अंदर ही हैं, भले 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके सामने हम आ जाएं। तो बहरहाल अभी छुपे रुस्तम है, लेकिन जिस दिन कॉलेज की बुनियाद रखी जाएगी फ़ौरन देखा जाएगा इसकी सोसाइटी कौन है, सोसाइटी में कौन है, सोसाइटी के स्कूल कहाँ कहाँ हैं, मालूम होगा ये 2 हैं तो इन दोनों की कानूनी हैसियत क्या है। तो इस वजह से भी हमने अपने आप को थोड़ा सा अभी कदम बढ़ाने में हिचकिचाहट महसूस की कि पहले हमारा डॉक्यूमेंट्री वर्क जो है वो पूरा हो जाए। ये स्कूल की मंजूरी पहले 1 साल को मिला करती है टेम्परेरी, जब 1 साल पूरा हो जाता है तो अब उसके बाद परमानेंट मिलती है। यानी अब हमने जो पिछले साल 4 मंजूरियाँ ली थी, इस साल ये चारों परमानेंट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है गोया कि हालांकि अभी भी कानूनी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ज़ाहिर मुकम्मल है। हमने हिसाब भी चारों साल के अन्नूर के बना लिए, ऑडिट भी करा लिए, ताकि किसी तरह की कोई रुकावट हमारे सामने ना आए। अलकलम का हिसाब थोड़ा सा बाकी बचा तो मेरे यहाँ आना पड़ गया, अब जाके वो भी ऑडिट करा लूँगा ताकि कानूनी एतबार से हम मुकम्मल रहें। अच्छा, कानूनी एतबार से ये जो इमारत है हमारे बाप दादा वाली, ये इमारत हमारी बनाई हुई, हमारे बाप दादा वाली बनाई हुई है। क्योंकि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि ये इमारत जो है अब बनाई गई है, ये हमने बनाई है, ये स्कूल ने बनाई है, तो फिर उसका हिसाब देना पड़ता है। लेकिन जो पुरानी इमारत है, जैसे इमारत है बनी हुई है, बनती रहेगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अलकलम स्कूल की हमने इमारत बाकायदा दिखाई है। क्यों? इसलिए कि वो जगह है दूसरे की, समझ रहे हैं बात। उस जगह को हमने किराए पे लिया और सोसाइटी ने स्कूल बनाया।
तो वहाँ अब क्या करना पड़ता है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से दिखाएंगे, तो आपको चंदे की रसीदें दिखानी पड़ती है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर है वो कानूनी एतबार से पैसा नहीं लगा सकता, समझ रहे हैं ना बात, उसका आउटकम नहीं ले सकता। तो फिर 2-2 हज़ार रुपये से कम की जो है ना स्लिपें बनती हैं, वो पूरा एक निज़ाम है बहरहाल जो है ना। तो इस तरह से उसका अलकलम का भी जो है ना वो हिसाब तैयार हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा जो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब हम पढ़ाते किस तरह से हैं, तो अलकलम में 5 मिनट पहले क्लास शुरू होती है, अन्नूर में 5 मिनट बाद में, और अलकलम की छुट्टी 5 मिनट पहले होती है, अन्नूर में 5 मिनट बाद में होती है। वॉकिंग डिस्टेंस में 2 मिनट पैदल लगते नहीं हैं मुझको, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है। तजर्बे से अंदाज़ा हुआ कि अगर ये थोड़ा सा दूर होता तो मेरे लिए दोनों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। बस यहाँ है वहाँ पहुँच गया, वहाँ है यहाँ आ गए। और सुबह से शाम तक इतना दौड़ता भागता हूँ कि दोपहर के बाद जब लेटता हूँ 3 बज जाते हैं तकरीबन लेटते लेटते, चूँकि 1-1:30 बजे छुट्टी होती है, फिर हिसाब भी लेता हूँ, चूँकि फ़ाइनेंस का भी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। 2-2:30 बज जाते हैं, फिर खाना खाता हूँ। जिस वक्त लेटता हूँ तो सिर्फ सारे मोबाइल बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कि मैं आराम करूँ। 2 घंटे में आराम करता हूँ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि 3-5 के दरमियान 3-5 नहीं करता मैं, 3-5 के दरमियान 3-5 नहीं करता। जो हमारा चौकीदार है उससे भी कह रखा है मैंने, 3-5 के दरमियान किसी की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं नहीं सो पाऊँगा ना तो मेरी हेल्थ के इश्यूज़ पैदा हो जाएंगे। ये 2 घंटे मेरे आराम करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं कभी भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे कुछ बुझा, चूँकि मोबाइल ही बंद कर देता हूँ, इसी के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अब पहले वहाँ दुआ कराता हूँ, असेंबली कराता हूँ, ठीक है। असेंबली की कहीं भी दूर दूर तक वीडियो नहीं बनने देता, समझ ना बात, ये जहन में रखिएगा बात, ये पॉइंट जहन में रखिएगा। वीडियो नहीं बननी चाहिए, उसकी वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात। असेंबली हमारा अपना मखसूस अमल है, वो हम अपने आप कराते हैं, उसकी कोई वीडियो में नहीं बनने देता। बनने का मतलब ये कि कोई पेरेंट्स को अलाउ ही नहीं वहाँ पर आने की, ना हमारा स्टाफ बनाता है, ना हम उसको अपलोड किया करते हैं, चूँकि फिर उसमें मसाइल पैदा होंगे, ठीक है। हाँ, हम मुकम्मल तरबियत करते हैं। मैं जो हूँ 5 से 7, कभी कभी 10 मिनट भी हो जाते हैं, इधर पहले लेता हूँ, और बच्चों की ईमानियात के ताल्लुक़ से और अखलाकियात के एतबार से तरबियत करता हूँ। ये मेरा निज़ाम है, ठीक है। अब जो मैंने आज यहाँ पढ़ाया 5 से 10 मिनट तक, छुट्टी जैसे 1 बजे होती है तो मेरे यहाँ छुट्टी होती है 1:20 पर। अगर छुट्टी 2 बजे है तो मेरे यहाँ छुट्टी होगी 2:20 पर। 20 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूँ गोइंग टाइम के बाद, छुट्टी के बाद, यानी वैसे तो वो छुट्टी से पहले ही होता है, लेकिन जो सारा सब कुछ पढ़ा लिया गया, सारे सब टन ख़त्म हो गई, आखिरी टन 1 बजती है, 1 मरतबा टन बजती है। अब ये तरबियत का पीरियड शुरू होता है। इसमें टीचर अपने क्लास में जो मैंने 5 से 10 मिनट तक पढ़ाया होता है उसका रिवीजन कराता है। जो मैंने 5 से 10 मिनट तक पढ़ाया होता है, जो भी मैं तरबियत करता हूँ, वो 15 से 20 मिनट तक वहाँ पढ़ाती हैं, और मैं इस दौरान मुख्तलिफ़ क्लासों में जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कभी इधर गया, आज इधर गया, कल उधर गया, कल उधर गया, कभी इधर गया। तो ये हमारा मामला है। इसमें मैं कोई होमवर्क नहीं देता, इसमें जो है कोई रिटिन वर्क नहीं होता, सिर्फ जहन साजी। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे, जैसे नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, 2 मरतबा असेंबली इधर होती है, 2 मरतबा असेंबली इधर होती है दुआ, पहले बड़े बच्चों की, फिर इधर बड़े बच्चों की, फिर छोटे बच्चों की इधर, फिर छोटे। आधे घंटे का फ़र्क होता है। आधे घंटे छोटे बच्चे देर से आते हैं और आधे घंटे छोटे बच्चे पहले चले जाते हैं। उसका निज़ाम भी सही हो जाता है, रिक्शे वालों का भी निज़ाम सही हो जाता है, और ज़ाहिर है छोटा बच्चा इतना तवील बैठ भी नहीं सकता, उसके फिर पेशाब पखाने के वगैरह इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। अब तरबियत में क्या है, हम कोशिश ये करते हैं कि ईमानियात नंबर 1, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, एक बार नहीं, मैं सैकड़ों मरतबा ये बात बार बार उनसे कहलवाता हूँ कि पैदा करने वाला कौन है, तुम्हारे इस ज़मीन को पैदा करने वाला कौन है, आसमान को पैदा करने वाला कौन, ये सूरज किसने बना दिया। मेरा जुमला रहा करता है, तुम्हारे अब्बा ने बनाया, मेरे अब्बा ने बनाया, समझ रहे हैं ना बात, ये किसने बनाया। तो जाहिर है बच्चे के पास कोई जवाब नहीं सिवाय ये कहने के कि अल्लाह की ज़ात ने बनाया। तो इस नौइयत की तरबियत। अब जैसे छींक का मसला आता है कि छींकने पे क्या कहना है, तो मैं बच्चों को बाकायदा मैं छिकवाता हूँ। सारे बच्चे छींकते हैं, जो एक तरह से थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होता है,
मज़ा भी आता है बच्चों को, यानी कभी कभी 10 से ज़्यादा भी देर हो जाए तो बच्चों को बोरियत नहीं होती, बीच बीच में कुछ उनको हंसाता भी रहता हूँ। जैसे अब बच्चे थोड़ा सा बोर हुए तो मैंने उनको जंप करवा दिया, कूदवा दिया उनको, वैसे ही बस कि जंप कीजिए, कूदिए, कैसे कूदते हैं, या राइट हैंड कौन सा है, या बिरयानी कौन से हाथ से खाओगे, तो बाकायदा बच्चों से बिरयानी खिलवाता हूँ, खाइए बिरयानी खाइए। तो जिसका लेफ़्ट हैंड चलता है तो स्टाफ घूमता रहता है, मैं भी देखता हूँ, तो फ़ौरन उसका बाएं हाथ पकड़ा जाता है और दाएं हाथ को उसको चालू किया जाता है। अब वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब ये हाथ दायां चलता रहेगा तो दाएं चलेगा ना जी। तो बहरहाल ये इस तरह से हम तरबियत करते हैं। और अब आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, सारा निज़ाम इंग्लिश मीडियम है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती है सिर्फ इंग्लिश की जाती है। उर्दू नर्सरी क्लास से है, उर्दू नर्सरी क्लास से है। हमारे अपनों के जो स्कूल हैं उसमें उर्दू पढ़ाई तो जाती है लेकिन सिर्फ नामचार की। मैंने उसको वाक़यातन उर्दू पढ़ाई, नर्सरी क्लास से उर्दू होती है। और दीनियात हमने शुरू में इंग्लिश में लगाई थी, भूत सवार था इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, तो हमने दीनियात भी इंग्लिश में लगाई। लेकिन तजर्बे से ये पता चला कि वो बच्चा समझ तो कुछ ना रिया, बस उसने रटा और टीचर ने भी रटवा दिया, टीचर ने बोर्ड पे लिखवाया, उसने लिख लिया और उसके बाद एग्ज़ाम में लिख के आया, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा उसके। तो मैंने फिर दूसरे साल जो है स्टडी करने के बाद दीनियात को इंग्लिश में हटा के उर्दू में रखा। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ, एक तो असल जो मकसद है दीनियात का वो हमने बच्चों को दिया। असल मकसद तो ये है कि बच्चे के समझ में आए ना हैं। और बाकी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने के तो बहुत मौक़े हैं ना। और हमारे स्कूल को जो इम्तियाज़ी हैसियत मिली है, मैं स्टाफ से एक बार नहीं सैकड़ों मरतबा कह चुका हूँ, ना तुम्हारे मैथमेटिक्स पढ़ाने से मिली, ना तुम्हारे इंग्लिश पढ़ाने से मिली, ना तुम्हारे साइंस पढ़ाने से मिली। ठीक है तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हमें जो अल्लाह ने मकबूलियत दी है ये दीनियात और उर्दू की वजह से। ये इस वजह से कि माला घराने की लड़की भी, दीनदार अगर घराना है, उनकी लड़की भी मेरे यहाँ स्कूल में एज ए टीचर आ जाती है, चूँकि उन्हें मालूम है कि यहाँ हमारी बच्ची, हमारी बहन महफूज है। स्टाफ 100% लेडीज़ रखा है। शुरू में मेरे यहाँ एक प्रिंसिपल साहब जो हैं वो जेंट्स थे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं चूँकि जॉबलेस भी रहा हूँ और यहाँ से जाते वक्त की सूरत हाल से भी वाकिफ़ था, तो मैं किसी भी टीचर को रखने के बाद हटाता नहीं, कभी भी अपनी ज़ात से नहीं हटाया, मेरा मामूल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर टीचर की कारकर्दगी सही नहीं हो रही है तो उनको तंबीह की 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं हुई तो उनको नीचे लेके आया। यानी फ़र्स्ट क्लास अगर नहीं चला तो यूकेजी में, यूकेजी क्लास में अगर नहीं चल पा रही तो एलकेजी में, लेकिन हटाया अपनी ज़ात से किसी को नहीं है। हत्ता कि ये प्रिंसिपल साहब जो हमारे यहाँ थे, मेजर मिस्टेक उनकी पकड़ी गई, स्टाफ ने बताई सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हटाया नहीं। लेकिन जब उनको अंदाज़ा हो गया कि बेशुमार गलतियाँ पकड़ी जा चुकी हैं तो वो खुद ही छोड़ के चले गए। लेकिन हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि हमें फ़ौरन लेडीज़ प्रिंसिपल मिल गई। दोनों जगह 100% लेडीज़ स्टाफ है, लेडीज़ स्टाफ ही रखिएगा। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये कि अंदर अगर लेडीज़ और जेंट्स रहती है, भाई कहाँ तक आदमी कंट्रोल करेगा, बड़े मुश्किल मसाइल हो जाते हैं। तो लेडीज़ स्टाफ 100% रहेगा। 2-3 शादीशुदा ज़रूर होनी चाहिए अंदर जो है स्कूल के कैंपस में। 1-2 टीचर जो है वो एजेड भी होनी चाहिए, सारी जो है ना वो गैर शादीशुदा लड़कियां नहीं होनी चाहिए। 1-2 जो है वो 40-45 साल की ज़रूर टीचर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं क्या बता रहा था मैं, अभी जो बात चल रही थी, हाँ, लेडीज स्टाफ में क्या खूबियाँ हैं। एक तो ये कि सिंसियर होती हैं बमुकाबले जेंट्स के। हम भी जेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल जो हकीकत है उसका एतराफ़ करना चाहिए। उमूमी तौर पे, खुसूसी उमूमी तौर पे लेडीज़ जेंट्स के मुकाबले में सिंसियर होती हैं, डेडिकेशन ज़्यादा होता है और रेस्पेक्टेशन ज़्यादा होता है। और छोटे बच्चों के लिए तो इसको तो सभी मानेंगे कि छोटे बच्चों के लिए लेडीज़ ही बेहतर होता है। अब हमने 3rd स्कूल तक को खोला था। अब हमारा जब बच्चा 4th में गया तो यही स्टाफ, अब हमने नए स्टाफ को 4th में नहीं लाए, हम अपने स्टाफ को 4th में लेके आए और नए स्टाफ को नीचे लेके आए। जब ये हमारा बच्चा 5th में गया तो हम अपने स्टाफ को ऊपर लेके गए, नया जो स्टाफ आया वो नीचे को आया। तो ये भी जहन में रखिएगा कि अपना जो आपका अपना स्टाफ है जिसको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, मैंने जामिया से प्रोफेसर बुला के भी अपने असातिज़ा को ट्रेनिंग दिलवाई है
अन्नूर पब्लिक स्कूल का भी जो पहला सिलेक्शन हुआ था उसमें पूरा डेलीगेशन जामिया से आया था। आप ये हैरान होंगे कि मैं उस इंटरव्यू तक में नहीं बैठा था, मैं उस इंटरव्यू में नहीं बैठा था जो मेरे स्टाफ के सिलेक्शन के लिए हुआ था। सारी लिस्ट आज भी अब्दुल नसीब खान जो जामिया स्कूल के प्रिंसिपल हैं, 4-5 लोग वो आए थे, उन्होंने ये सिलेक्शन किया। मेरा सगा भतीजा भी उस लिस्ट में मौजूद था, लेकिन मैंने ये तक नहीं बताया था कि मेरा भतीजा है। मैं भी चाहता था ये देखूं कि कितने पानी में, हालांकि मुझे रखना था, लेकिन मैं भी ये चाह रहा था कि मैं देखूं कितने पानी में है। 45 कैंडिडेट में 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन करके गए थे नसीब सर। उन्होंने कहा हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने के इस मामले में, ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें हम नहीं करने के। तो चुनाचे उन्हीं 5 का हमने सिलेक्शन किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भतीजा भी था जो आज मेरे स्कूल में मेरी नियाबत करता है। क्योंकि बहरहाल मुझे इस मिशन को आगे बढ़ाना है, मैं कब तक इस जगह पर खड़ा रहूँगा। मेरे बाद मुझे कॉलेज भी खोलना है और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आलमी पैमाने पे इस मिशन के लिए कबूल फरमाए। भाई अब बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, भाई हम दुआ करने में बुखल क्यों करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जहाँ तक भी लेके जाएगा। जहाँ तक मेरे बच्चों के रोज़गार का ताल्लुक़ था, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार हो गया है। जो यहाँ से जाते वक्त एक दुश्वारी थी, रोज़गार हो गया है। और जो है अभी भी मैं स्कूल की आमदनी स्कूल में ही लगा रहा हूँ, बस अपने घर के अखराजात निकालता हूँ, अल्लाह गवाह है इस बात पर। यानी दिसंबर की सैलरी जब मैं 7 जनवरी को दे रहा था, तो आप हैरान होंगे मेरे पास तनख्वाह देने के लिए पूरा अमाउंट बाकी नहीं बचा था। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर आता है वो 15-20 जनवरी के आसपास आता है। वो उस अलकलम पब्लिक स्कूल में जिन साहब ने रकम लगाई थी, उनके पास पैसे कुछ ख़त्म हो गए थे, मसाइल आ गए थे, तो कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुझे रकम लगानी पड़ी थी अपनी, यानी अन्नूर पब्लिक स्कूल की रकम लगानी पड़ी थी, जिसकी वजह से ऐसे ज़रूफ आए। लेकिन मेरे भाई जो हैं, बड़े डॉक्टर मुजीब जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह माली एतबार से बहुत मजबूत है। जब भी कोई इस तरह की परेशानी आती है मैं वहीं जाता हूँ, वहीं से लेकर आए, लेकिन टाइम पर सैलरी देता हूँ 7 तारीख को। कोरोना पीरियड में सिर्फ अन्नूर पब्लिक स्कूल ऐसा है कि जिसने बच्चों से 50% फ़ीस ली और स्टाफ को 100% दी। तो मेरे पास इतने बच्चे नहीं आएंगे। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा, मेरे बड़े इदारे हो जाएंगे, तब मैं जो है इस नौइयत की शर्त लगा सकता हूं कि बच्चा टोपी ओढ़ के आएगा, या ये शर्त है या वो शर्त है। अभी हम कमज़ोर हैं, तो इस वजह से। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूं। पहले जब हमने स्कूल खोला था सिर्फ 500 रुपये फ़ीस रखी थी, उसके बाद 600 हुई। कोरोना पीरियड में कोई फ़ीस नहीं बढ़ी। इस साल ये जो अब अप्रैल से हुआ है, इसमें 100 रुपये फ़ीस और बढ़ी है। नर्सरी, LKG, UKG में 700 रुपये महीना, 1st to 5th 800 रुपये महीना, और 6-7 में जो है 900 रुपये महीना। एक बात और बतला दूं कि 5th क्लास तक, 5वीं जमात तक लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं दोनों स्कूल के अंदर, लेकिन 6th क्लास से 6ठी जमात से अन्नूर में लड़के हैं और अलकलम में लड़कियां हैं। अन्नूर बिल्कुल मेन सड़क पर है, 20-25 फुट रोड पर है। इस वजह से हमने बड़े बच्चों को यहाँ रखा है। और ये अलकलम जो है थोड़ा सा यानी मेन रोड पे नहीं है, करीब 20 मीटर अंदर है। यानी यहाँ से जैसे जितना ये रास्ता है, इतना अंदर को है गली में को, तो वो ज़रा थोड़ा सा महफूज है। तो हमने बड़ी बच्चों को वहाँ पर रखा है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसी मिशन पे आगे जारी रहेंगे कि बड़ी बच्चियाँ जो हैं अलग रहें और बच्चे अलग रहें, बच्ची अलग रहें। अब किसी का अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ कर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ कर के सल्ले अला